की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसको स्टार्ट करने से पहले आप मुझे एक बात बताइए, क्या कभी आपने इलेक्ट्रिक शॉक एक्सपीरियंस किया है? हल्के फुल्के झटके तो लगते रहते हैं ना, जैसे कभी डोर ओपन करें या कुछ कोई ऑब्जेक्ट टच कर लें तो एक हल्का सा शॉक लगता है, पर कभी कभी ये काफ़ी बड़े लेवल पे हो जाता है और काफ़ी नुकसान भी पहुंचा देता है। तो क्या आपने कभी ये सोचा है कि इलेक्ट्रिक करंट में ऐसा क्या होता है कि इतना ज़्यादा ये खतरनाक हो सकती है? तो बच्चों, आज की वीडियो देखने के बाद आपको अपने इन क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। तो बात करते हैं हम करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो बच्चों, करंट इलेक्ट्रिसिटी में एक ये वर्ड है इलेक्ट्रिसिटी। व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी? इलेक्ट्रिसिटी इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ इलेक्ट्रिक चार्जेस। अब ये दो टाइप की होती है, स्टैटिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी व्हेन चार्जेस आर एट रेस्ट। जैसे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिए थे हमने कि कुछ टच करें या फिर जो लाइटनिंग होती है तो वो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के एग्जांपल हैं। और करंट इलेक्ट्रिसिटी के जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो उसके बारे में हम पूरी डिटेल जो है वो करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ते हैं। इसमें हम करंट के इफ़ेक्ट्स, इससे रिलेटेड कुछ बेसिक लॉज, इसकी एप्लीकेशंस, ये सब पढ़ते हैं हम। तो आज हम इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट? इलेक्ट्रिक करंट को हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि यह है अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से यूनिट टाइम में फ्लो हो रहा होता है। कि ये हमने कोई एक कंडक्टर ले लिया है, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे ये कॉपर का वायर है, बस यहाँ पर हमने इसको काफ़ी बड़े क्रॉस सेक्शन का लिया है कि थोड़ा और समझने में हमें ईजी रहे। तो ये इसका क्रॉस सेक्शन हो गया। इस तरह से इसको जहाँ से भी इस तरह से ऐसे कट करेंगे तो वहाँ हमें क्रॉस सेक्शन मिल जाएगा, सेम क्रॉस सेक्शन। तो अब अगर इधर से कोई चार्ज एंटर कर रहा है, सपोज क्यू चार्ज एंटर कर रहा है इस क्रॉस सेक्शन से, तो अगर क्यू चार्ज को इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस करने में टी टाइम लग रहा है तो क्यू बाय टी यही होगा इलेक्ट्रिक करंट। आपको समझ में आया? सपोज इधर से 2 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में इस क्रॉस सेक्शन को क्रॉस कर रहा है, तो 2 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में क्रॉस कर रहा है तो 2 एम्पियर का करंट है। 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड में इससे एंटर करेगा तो 1 एम्पियर का करंट है। तो Q बाय टी जो यही होता है इलेक्ट्रिक करंट। तो किसी भी क्रॉस सेक्शन से अगर Q चार्ज क्रॉस हो रहा है पर यूनिट टाइम तो अमाउंट ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। अब जो ये चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स के फॉर्म में चलता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, इसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। तो हम इसको Q को NE लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने क्रॉस हो रहे हैं, तो हम Q को NE पुट कर सकते हैं तो I NE बाय T हो जाएगा, वेयर E इज चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। पर ये जो चार्ज है बच्चों, ये हमेशा ऐसा नहीं होता कि ये स्टेडी हो, इसमें वेरिएशन भी आ सकता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इंस्टेंटेनियस करंट लेते हैं। व्हाट इज इंस्टेंटेनियस करंट? तो इसमें हम एक शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए करंट की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं कि सपोज नेट डेल्टा क्यू चार्ज क्रॉस हो रहा है किसी क्रॉस सेक्शन से डेल्टा टी टाइम में, तो ये हमने काफ़ी स्मॉल वैल्यू ली है, ये जो डेल्टा टी है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 और यहाँ पे डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी लिख लेंगे और इसको हम लिख सकते हैं डी क्यू बाय डी टी। तो जो इंस्टेंटेनियस करंट है वो डी क्यू बाय डी टी हो गया और इससे हम यहाँ टोटल चार्ज भी फाइंड कर सकते हैं by integration of dq and we can write q is equal to integration of I dt। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम इलेक्ट्रिक करंट से ना कंडक्टर ये समझने की कोशिश करते हैं। तो इनको मैं आपको 3 कंडीशंस लेके तब समझाने की कोशिश करूँगी कि सपोज ये कोई कंडक्टर है, हमने ये कोई कंडक्टर लिया हुआ है, अभी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, ठीक है,
यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना बच्चों, वो रैंडमली मूव करते रहते हैं, कहीं से भी ऐसे मूव किया, और फिर वो ऐसा होता है कि जहाँ पर हैं वहाँ पर भी आ जाते हैं अपनी मोशन में, मीन्स कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं होता उनका। तो इस तरह से जो डिस्प्लेसमेंट है ना इलेक्ट्रॉन्स का, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो डिस्प्लेसमेंट है ये ज़ीरो हो जाता है। अच्छा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपको पता है ना कि एटम्स की आउटर शेल में जो कुछ बहुत लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो वो उस किसी दूसरे एटम के अट्रैक्शन की वजह से उसको छोड़ देते हैं ऑर्बिट को और फ्री हो जाते हैं, वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके लिए जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ये मूव तो कर रहे हैं पर कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा है। मीन्स अगर हम बोले नेट फ्लो ऑफ चार्ज तो वो भी कितना हो गया, ज़ीरो। अब जब कोई फ्लो ही नहीं है चार्जेस का तो फिर इसलिए जो करंट है वो भी ज़ीरो आ जाएगा। तो इस कंडीशन में कोई करंट फ्लो नहीं होता। ये हो गया फर्स्ट केस कि जहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सेकेंड में इलेक्ट्रिक फील्ड है पर वो मेंटेन्ड नहीं है, मतलब कंटिन्यूसली नहीं उसको अप्लाई किया गया है कि ये कंडक्टर है। अब इस कंडक्टर में इस साइड कहीं पर एक ऐसे प्लस चार्ज की प्लेट लगा दी है, इसी तरह से इधर माइनस चार्ज की प्लेट लगा दी है कि जैसे ये है ना, तो इसमें एक बार इस साइड, ये इधर इस साइड ये प्लस चार्ज है और इसी तरह से ये दूसरी साइड ये माइनस चार्ज है, तो इसे प्लस माइनस चार्ज लगा दिए गए हैं। तो अब जैसे ही ये कंडक्टर प्लस माइनस के कांटेक्ट में आएगा तो एक मोमेंट्री करंट फ्लो होगा, एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होगा। सपोज इधर प्लस चार्ज है और इधर माइनस चार्ज है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो गई। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक्सेलरेट होंगे और वो प्लस चार्ज की तरफ मूव करने लगेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव करेंगे तो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये काम सब बहुत ही जल्दी होगा, ये बहुत इंस्टेंट में हो जाएगा। तो जो यहाँ पर एक करंट फ्लो होगा वो एक मोमेंट्री करंट होगा कि बहुत कम टाइम के लिए करंट फ्लो हुआ और उसके बाद ये न्यूट्रलाइज हो गया ये पूरा। और जब एक बार ये न्यूट्रल हो गया, मीन्स अब कोई प्लस माइनस चार्ज नहीं है, इधर कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो अब कोई और आगे करंट फ्लो नहीं होगा। तो जो आपको स्टार्टिंग में लाइटनिंग का एग्जांपल दिया था ना, या फिर कुछ टच करते हैं तो जो एक हल्का सा शॉक लगता है, वो सब बच्चों इसी केस के एग्जांपल हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो लेकिन वो मेंटेन्ड नहीं है। तो यहाँ पर एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होता है। अब देख लेते हैं थर्ड केस। थर्ड केस में क्या है कि इस कंडक्टर को ऐसे किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो अब जब इसको बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाता है ना बच्चों, तो फिर क्या होता है, यहाँ पर ये प्लस माइनस कंटिन्यूसली मेंटेन्ड हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलते रहते हैं तो यहाँ पर प्लस चार्ज आ जाता है और फिर उतना ही माइनस यहाँ से यहाँ पहुँच जाता है। तो अब जैसे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्लस की तरफ अट्रैक्ट हुए, वो इधर गए, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ उस गैप को फिल करने के लिए आ गए। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन हटा अपनी पोजीशन से तो इससे इधर से इलेक्ट्रॉन्स उसे फिल करने के लिए आ जाते हैं। तो इस तरीके से जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है वो तो इस डायरेक्शन में चलता रहता है। यहाँ अगर हम अंदर देखें तो इलेक्ट्रॉन किस तरह से मूव कर रहे हैं कि ये इलेक्ट्रॉन है तो इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उसकी अपोजिट डायरेक्शन होती है करंट की। तो बच्चों इलेक्ट्रॉन इस तरह से मूव कर रहे हैं ना, ऐसे इधर से आ रहे हैं ये इलेक्ट्रॉन, तो करंट की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ये करंट की डायरेक्शन हो जाएगी। और करंट की डायरेक्शन वही हो गई जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। इधर प्लस चार्ज है, इधर माइनस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरीके से हो गई ना। तो करंट की डायरेक्शन हम वो मानते हैं जो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन है। अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नेगेटिवली चार्ज हैं, तो वो इस तरफ मूव कर रहे हैं अगर, तो पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन हम क्या ले सकते हैं कि जो प्लस चार्ज है वो इधर मूव कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के अपोजिट हो जाती है करंट की डायरेक्शन। और यहाँ क्या है कि कंटिन्यूसली अब ऐसा हो रहा है बैटरी की वजह से जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो मेंटेन्ड है, और जब पोटेंशियल डिफरेंस होता है करंट तभी फ्लो होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर।
तो ये हायर पोटेंशियल पे है, ये लोअर पोटेंशियल पे, इसलिए करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल इस तरीके से फ्लो होता है। तो बच्चों आपको ये इलेक्ट्रिक करंट इन कंडक्टर्स ये समझ में आ गया होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती है तो कोई करंट फ्लो नहीं होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जब अप्लाई की जाती है पर वो मेंटेन्ड नहीं होती तो एक इंस्टेंट के लिए करंट फ्लो होता है, और जब बैटरी लगा दी जाती है तो बैटरी या सेल लगाने के बाद ये इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन हो जाती है, उससे एक कंटिन्यूस करंट फ्लो होता है। तो बच्चों ये जो बैटरी या सेल हैं ये स्टेडी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करा देती हैं सर्किट को, और उससे स्टेडी करंट फ्लो होने लगता है। तो अब हम करंट के बारे में कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं। डायरेक्शन ऑफ करंट, ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। कैसे इंटरेस्टिंग है कि जो करंट है उसकी डायरेक्शन तो होती है कि पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये हम डायरेक्शन लेते हैं कि जिस तरफ पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहे हैं वही डायरेक्शन करंट की होगी, पर डायरेक्शन होते हुए भी इसको हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं मानते हैं, इसको हम स्केलर क्वांटिटी ही बोलते हैं, या मोर प्रिसाइजली अगर हम बोलें तो ये टेंसर क्वांटिटी बोली जाती है। टेंसर वो है जिसमें कुछ स्केलर और वेक्टर दोनों की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो अगर कहीं पर टेंसर नहीं मेंशन है तो हम इसको स्केलर क्वांटिटी ही बोलेंगे कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है वो स्केलर क्वांटिटी है। क्यों है ये स्केलर क्वांटिटी? बिकॉज इट डज नॉट फॉलो वेक्टर्स लॉ ऑफ एडिशन। तो जो करंट हम यहाँ पर सपोज ऐसे कर रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये 2 वायर से करंट आ रहा है, इधर सपोज 2 एम्पियर करंट है, इधर 3 एम्पियर है, ये जंक्शन है, तो इस वायर में 5 एम्पियर करंट मिलेगा, 2 + 3 5। पर वेक्टर्स लॉ में तो ऐसा नहीं होता है ना, वहाँ तो अगर ये परपेंडिकुलर है तो हम यहाँ इनका वो पैरेललोग्राम लेके और फिर डायगोनल लेंगे, फिर उससे रिजल्टेंट निकालेंगे, पर यहाँ तो ऐसा नहीं होता। यहाँ अगर एक वायर में 2 एम्पियर करंट है और दूसरे वायर में 3 एम्पियर करंट है और वो कंबाइन हो जा रहे हैं तो 5 एम्पियर करंट मिलेगा एज अ रिजल्ट। तो इसलिए इसको स्केलर क्वांटिटी मानते हैं क्योंकि ये वेक्टर्स लॉ फॉलो नहीं करती है। अब इसकी यूनिट देख लेते हैं। एसआई यूनिट जो है वो एम्पियर है, कूलम्ब पर सेकेंड को एम्पियर लिखा जाता है। अब इसकी कुछ स्मॉल यूनिट मिली एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, ये भी यूज़ की जाती हैं। 1 एम्पियर को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे? यहाँ 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब बाय 1 सेकेंड है, तो मीन्स अगर 1 कूलम्ब का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो हो तो 1 एम्पियर करंट वहाँ प्रोड्यूस होगा। 1 coulomb of charge flows for 1 second through any cross section of a conductor, then current is said to be 1 ampere। बच्चों अब ये कुछ हम स्टार पॉइंट्स देख लेते हैं कि जो ह्यूमन नर्व है उसमें करंट माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, और जो लाइटनिंग होती है उसमें एवरेज करंट की वैल्यू का ऑर्डर होता है 10,000 एम्पियर। तो कितने लार्ज अमाउंट में है ये। लास्ट पॉइंट, 15 मिली एम्पियर तक का जो करंट है वो भी ह्यूमन बीइंग के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। अब बात कर लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट है ये ह्यूमन बीइंग के लिए इतना डेंजरस क्यों होता है। तो बच्चों 70% वाटर होता है ह्यूमन बीइंग में, ठीक है ना। 70% ऑफ वाटर है तो ये एक अच्छा कंडक्टर हो जाता है। जो ह्यूमन बॉडी है वो एक कंडक्टर की तरह बिहेव करती है। ये भी कंडक्टर है तो क्या होता है, इसमें भी इसी तरह से जो अंदर टिश्यूज़ हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ऐसे ही ड्रिफ्ट करने लगते हैं, उससे जो टिश्यू हैं वो डैमेज होने लगते हैं। अब टिश्यू डैमेज होते हैं तो ऐसे ही जो ऑर्गन्स हैं वो भी प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, इंटरनल ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये काफ़ी फिर अगर ज़्यादा देर तक ऐसा होता रहे कि जो करंट है वो फ्लो होता रहे तो काफ़ी ख़तरनाक हो सकता है। जो लाइटनिंग होती है उसको तो आपको बताया ही कि उसमें तो 10,000 एम्पियर तक का करंट होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि ये कितने बड़े अमाउंट का करंट है। अगर 15 मिली एम्पियर तक का ख़तरनाक हो सकता है, तो जो लाइटनिंग के अमाउंट पे करंट है वो तो बहुत 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 ज़्यादा है। तो कितना डैमेज क्रिएट कर सकता है वो, ये आप अब समझ सकते हो।
तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको अपने कुछ क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। हमने आज की वीडियो में पढ़ा व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट, और ये करंट किस तरह से फ्लो होता है इसके बारे में आप पढ़ा। इसकी यूनिट पढ़ी हमने कि क्या इसकी यूनिट होती है, और ये स्केलर क्वांटिटी होती है, ये पढ़ा। तो आई होप कि आपको आज के वीडियो में सब समझ में आ गया होगा।